हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ अपनी आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हमारा विषय रहेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है बच्चों। हमने जो पहले अब तक किया है वो हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर को किया है। फर्स्ट चैप्टर को हमने छोड़ दिया था, तो आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को करेंगे जिसका नाम है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आता है कि अर्थशास्त्र क्या है। तो चलिए हम अर्थशास्त्र के अर्थ को समझते हैं। अर्थशास्त्र ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र से। तो हिंदी में जो अर्थशास्त्र है उसको अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ का मतलब होता है हिंदी में धन। हम जब कभी ये कहते हैं कि किसी की आर्थिक परिस्थितियों के बारे में, यानी कि उसकी धन से संबंधित स्थितियां, तो अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। और शास्त्र, शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन। तो अर्थशास्त्र का हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि एक ऐसा शास्त्र जिसमें हम धन का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। एक ऐसा शास्त्र जिसमें धन का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो ये तो हुआ इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ अर्थशास्त्र का। अब अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है ये किसका? अंग्रेजी भाषा का शब्द हुआ। इस अंग्रेजी भाषा के शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो वर्ड्स ओकियोस और नेमिन से निकला है। देखिए इस चैप्टर के अंदर हमारे, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे आते हैं, और वो 4 नंबर के क्वेश्चन अधिकतर हमारे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एमसीक्यूज हो गए, ट्रू फॉल्स वगैरह हो गए, या 1 नंबर की 2 नंबर की डेफिनेशंस। तो इस चैप्टर में हमारा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, इस क्वेश्चन में हमारे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे यही बन गया कि इकोनॉमिक्स की जो है वो कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है? ग्रीक भाषा की। ये जो दो शब्द है ओकियोस और नेमिन, ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इन ग्रीक भाषा के शब्दों से इकोनॉमिक्स लिया गया है। तो ओकियोस जो शब्द है ग्रीक भाषा का, उसका मीनिंग होता है घरेलू। ओकियोस का अर्थ होता है घरेलू और नेमिन का अर्थ होता है प्रबंध, मैनेजमेंट। तो ओकियोस घरेलू यानी कि घर से संबंधित, नेमिन प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट, एक घर का, परिवार का प्रबंध करना। घर का, परिवार का प्रबंध करना क्या होता है? मतलब कि घर का, परिवार का जो आजीविका चलती है उसकी मैनेजमेंट करना। तो उससे संबंधित क्या है? हमारा विषय है इकोनॉमिक्स। तो ये तो हुआ अंग्रेजी भाषा का जो इकोनॉमिक्स है उसका शाब्दिक अर्थ, और ये हिंदी भाषा में जो अर्थशास्त्र है उसका शाब्दिक अर्थ। इसके बाद जो है इसमें हमारा आगे आता है कि अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा नहीं है। अर्थशास्त्र की बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार, विभिन्न समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही हैं। तो आज हम उन्हीं परिभाषाओं को पढ़ेंगे। तो कई सारी परिभाषाओं में से मेनली, मुख्य रूप से अर्थशास्त्र की 4 परिभाषाएं हैं। कितनी परिभाषाएं हैं? 4। देखिए छोटे क्वेश्चंस हमारे हो रहे हैं कि इकोनॉमिक्स को ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है, ओकियोस और नेमिन। ओकियोस का अर्थ घरेलू, नेमिन का अर्थ प्रबंध। इसके बाद आता है अर्थशास्त्र की मुख्य कितनी परिभाषाएं दी गई हैं? 4, जिनमें से पहली परिभाषा कौन सी है हमारी? धन संबंधी परिभाषा। तो अर्थशास्त्र की मुख्य 4 परिभाषाओं में से पहली परिभाषा हमारी कौन सी है? धन संबंधी परिभाषा। तो क्या है ये धन संबंधी परिभाषा? सबसे पहले ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी है एडम स्मिथ। ये अर्थशास्त्री है एडम स्मिथ, और आप लोगों को इनका नाम विशेष तौर पर याद रखना है क्योंकि अर्थशास्त्र के जो जनक होते हैं या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं वो एडम स्मिथ है। हर एक विषय का इस तरह से हम जनक के रूप में जानते हैं कि भाई तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। तो जो धन संबंधी परिभाषा है वो किन्होंने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। और कब दी है? 1776 में। और कहां पर दी है? तो ये उनकी पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये इतना बड़ा जो नाम है ये एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है हमारे। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी? एडम स्मिथ ने। कब दी? 1776 में दी। कहां पर दी? उनकी पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। काफी बड़ा नाम है लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं।
तो जो अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा थी वो एडम स्मिथ ने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस नामक अपनी पुस्तक में दी। क्या थी ये परिभाषा? तो आइए जानते हैं क्या थी ये परिभाषा। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन का अध्ययन है। एडम स्मिथ ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? राष्ट्रों के धन का अध्ययन है। राष्ट्र यानी कि विभिन्न देशों के धन का अध्ययन। देखिए, ये जो हमारी धन संबंधी परिभाषा है इसे हम अर्थशास्त्र की परंपरावादी परिभाषा भी कहते हैं। तो उस समय धन का अर्थ केवल और केवल रुपये पैसे से नहीं था। उस समय जो धन का अर्थ था उसका धन का अर्थ वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित था। तो जो वस्तुओं का उत्पादन था उससे हम क्या कहते थे? धन। तो एडम स्मिथ ने क्या कहा धन संबंधी परिभाषा में कि अर्थशास्त्र क्या है? राष्ट्रों के धन का अध्ययन है। तो इस परिभाषा में मेन फोकस किसके ऊपर रहा? उनका धन के ऊपर रहा। धन। तो जो बाद के अर्थशास्त्री आए उन्होंने एडम स्मिथ की इस धन संबंधी परिभाषा की बहुत आलोचना की, काफी आलोचना की। क्या कहकर की उन्होंने आलोचना कि एडम स्मिथ ने क्या किया है? केवल धन के ऊपर विशेष ध्यान दिया है, धन को सब कुछ बना दिया, जबकि धन क्या है? केवल एक साधन है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का केवल एक साधन मात्र है। लेकिन यहाँ जो एडम स्मिथ ने परिभाषा दी है उस परिभाषा में उन्होंने धन को सिर्फ साधन न मानकर उन्होंने मनुष्य से भी अधिक महत्व धन को दे दिया। तो ये सारी बातें कहकर कि भाई धन के ऊपर बहुत अधिक फोकस दिया गया है जबकि धन केवल एक साधन मात्र है, ऐसी बातें कहकर उनकी इस परिभाषा की बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने काफी आलोचना की और इसे दुखदायी विज्ञान भी कहा। तो आलोचना करते हुए इसे क्या कहा? दुखदायी विज्ञान कहा। तो उन्होंने आलोचना की तो उन्होंने एक नई परिभाषा दी कि ये परिभाषा उचित नहीं है क्योंकि इसमें केवल और केवल धन के ऊपर फोकस किया गया है। तो उन्होंने एक और परिभाषा दी। तो फिर हमारी आई दूसरी परिभाषा अर्थशास्त्र की, जिसे कहते हैं हम भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्र की पहली परिभाषा कौन सी थी? धन संबंधी परिभाषा, जो किसने दी थी? एडम स्मिथ ने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस में। अब आती है अर्थशास्त्र की दूसरी परिभाषा जिसका नाम क्या है? कल्याण संबंधी, या हम इसे भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा भी कह सकते हैं। ये किसने दी? ये दी डॉक्टर मार्शल ने। अर्थशास्त्री हमारे डॉक्टर मार्शल, उन्होंने दी भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। कब दी? 1890 में दी। इन्होंने भी इसे एक अपनी पुस्तक में बताया। तो उनकी पुस्तक का क्या नाम था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखो छोटे छोटे कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा डॉक्टर मार्शल ने दी। कब दी? 1890 में दी। कौन सी पुस्तक में? द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। डॉक्टर मार्शल की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो क्या थी उनकी ये परिभाषा? भौतिक कल्याण, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि भाई ये कल्याण के ऊपर, भौतिक कल्याण के ऊपर फोकस करेगी। तो देखिए क्या है परिभाषा? अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। तो क्या कहा मार्शल ने कि अर्थशास्त्र क्या है? मनुष्य के साधारण जीवन के संबंध में अध्ययन है मानव जाति का, यानी कि साधारण जीवन के संबंध में, यानी कि मनुष्य अपनी जो आजीविका कमाता है उस आजीविका से संबंधित है, उसके अध्ययन से संबंधित है, जिससे हमारा घर खर्च, हमारा परिवार खर्च, हमारा सारा जीवन चलता है। तो उस मनुष्य के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है, जिसमें उसके व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है। किन कार्यों का? व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो उसे कल्याण प्रदान करते हैं, करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति व उपयोग से संबंधित है। तो देखो इस परिभाषा में उन्होंने क्या ध्यान दिया है कि भाई मेन उनका क्या रहा है कि ये जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? वो मनुष्य की आजीविका कमाने से संबंधित है, जिसमें वो अपने व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को करता है, अपना कल्याण बढ़ाने के लिए करता है। और कल्याण उसका कैसे बढ़ता है? जो भौतिक पदार्थ है उनकी प्राप्ति से और उनके प्रयोग से। तो कल्याण के ऊपर इसमें विशेष ध्यान दिया गया, इसलिए इस परिभाषा को कल्याण संबंधी परिभाषा कहा गया। लेकिन बाद में अर्थशास्त्रियों ने इस परिभाषा की भी आलोचना की। अब इस परिभाषा को क्या कहकर इसकी आलोचना की? उन्होंने कहा कि जो मार्शल है, मार्शल ने क्या कहा है कि जो अर्थशास्त्र है वो मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों का अध्ययन है। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि सिर्फ सामाजिक कार्यों का, व्यक्तिगत कार्यों का ही अध्ययन नहीं है। अगर कोई मनुष्य समाज में ना रहकर वनों में रहता है, एकांत में रहता है, जंगल में रहता है, तो वहां उसके कार्यों का भी अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसके अलावा और बात उन्होंने क्या की कि मार्शल ने तो ये कहा है कि ये सिर्फ भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और उपयोग से संबंधित है, जबकि अर्थशास्त्र के अंदर तो हम अभौतिक पदार्थों की बात भी करते हैं। अभौतिक पदार्थ कौन से हैं? हमारे सेवाएं,
ठीक है, तो ये बातें कहकर इस परिभाषा की आलोचना की कि सिर्फ भौतिक पदार्थ नहीं, अभौतिक पदार्थों का भी अध्ययन किया जाता है। सिर्फ सामाजिक कार्यों का ही नहीं, जो मनुष्य एकांत में रहता है उसके कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी बातें कहकर भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा की भी कटु आलोचना की गई। तो इसके बाद फिर हमारी तीसरी परिभाषा आई। उन्होंने कौन सी परिभाषा दी आगे? तीसरी परिभाषा, जिसे क्या कहते हैं हम? दुर्लभता संबंधी परिभाषा। दुर्लभता ये शब्द पहले आ चुका है। जब आर्थिक समस्या आई थी तो वहां पर मैंने बताया था कि साधन सीमित होते हैं, और सीमित का मतलब मैंने दुर्लभ भी बताया था। और दुर्लभ के लिए मैंने ये भी बताया था कि जब साधनों की डिमांड मोर देन सप्लाई होती है तो उन साधनों को हम दुर्लभ कहते हैं। तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा, ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा रॉबिन्स ने दी है। कब दी है? 1932 में दी है। तो जैसे एडम स्मिथ की पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, मार्शल की पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वैसे ही रॉबिन्स ने भी 1932 में अपनी पुस्तक में इसे बताया, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये किसकी पुस्तक है? रॉबिन्स की। ये पुस्तकों के नाम हमें याद करने हैं क्योंकि ये हमारे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में रॉबिन्स ने 1932 में दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी। क्या थी ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा? तो आइए समझते हैं। जैसा कि हमें पहले ही बता दिया, दुर्लभता का मतलब सीमित साधन, तो कुछ उन्हीं से संबंधित है। क्या कहा रॉबिन्स ने कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधन, विभिन्न उपयोग, ये शब्द हम पढ़ चुके हैं पहले, यानी कि वैकल्पिक प्रयोग, जब किसी एक वस्तु के अनेक प्रयोग हों। तो क्या है? अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें विभिन्न प्रयोगों वाले जो सीमित साधन होते हैं, यानी कि दुर्लभ साधन, उनसे संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो क्या थी ये परिभाषा? इसमें जिक्र किया गया सीमित साधनों का, इसमें जिक्र किया गया उन सीमित साधनों के विभिन्न उपयोगों का, और उनसे संबंधित मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इसे हम क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा। क्यों कहा दुर्लभता संबंधी परिभाषा? क्योंकि इसमें सीमित साधनों के बारे में कहा गया है, जो साधन पहले से ही सीमित हैं और उनके विभिन्न प्रयोग हैं, और उनके से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो ये थी हमारी दुर्लभता संबंधी परिभाषा। इसके बाद हमारी चौथी परिभाषा आती है, जिसे कहते हैं हम विकास केंद्रित परिभाषा। विकास केंद्रित परिभाषा, इसे हम अपनी आधुनिक परिभाषा भी कहते हैं। तो जो हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसको दिया है, और इस परिभाषा में विकास को सेंट्राइज किया गया है, विकास को केंद्रित करके ये परिभाषा दी गई है, इसलिए इसे विकास केंद्रित परिभाषा भी कहते हैं। जैसे ये परिभाषाएं अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दी है, ठीक वैसे ही विकास केंद्रित परिभाषा को किसी एक अर्थशास्त्री ने नहीं, सैमुअलसन, पीटरसन और फर्ग्यूसन, ये 3 अर्थशास्त्री हैं, इनके नाम आते हैं, सैमुअलसन, पीटरसन एंड फर्ग्यूसन, इन्होंने इस विकास केंद्रित परिभाषा को दिया है। तो ये हमारी आधुनिक परिभाषा भी कहलाती है। क्या है ये परिभाषा? कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। तो ये हमारी आधुनिक परिभाषा है, जिसमें क्या कहा गया है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिसे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए करता है, अपने सीमित साधनों का उचित प्रयोग करके। तो यही मैंने बताया भी था पीछे कि हमारे पास साधन बहुत ही कम हैं और हमें उनका उचित प्रयोग करना है, ऐसे अच्छे तरीके से प्रयोग करना है कि हमें क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो जो हमारे कम साधन हैं, दुर्लभ साधन हैं, सीमित मात्रा में साधन हैं, उन साधनों के उचित प्रयोग से ताकि हमें अधिकतम संतुष्टि मिले, ये हमारी कौन सी परिभाषा कहलाती है? विकास केंद्रित परिभाषा। और ये किसने दी? सैमुअलसन, पीटरसन, फर्ग्यूसन। तो ये हमारी चारों परिभाषाएं बच्चों हो गई हैं। और इस पाठ में मैंने आपको बता दिया है कि बड़े क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो एक एक नंबर के यहाँ मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। जैसे अर्थशास्त्र, हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अर्थशास्त्र यानी कि धन का वैज्ञानिक अध्ययन। इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से लिया गया, ओक्योस और नेमिन। ओक्योस यानी घरेलू, नेमिन यानी प्रबंध। तो ये हमारे ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र की कितनी परिभाषाएं? 4।
धन संबंधी, भौतिक कल्याण संबंधी, दुर्लभता संबंधी और विकास केंद्रित। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। और जो अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा वो किसने दी? एडम स्मिथ ने। कब दी? 1776 में। कहाँ पर दी? वेल्थ ऑफ नेशन अपनी पुस्तक में दी। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी? डॉक्टर मार्शल ने। कब दी? 1890 में। उनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी? रॉबिन्स ने। कब दी? 1932 में। और उनकी पुस्तक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। और जो विकास केंद्रित परिभाषा है वो सैमुअलसन और फर्ग्यूसन ने दी। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने इस चैप्टर को अगली 2 वीडियोस के अंदर पूरा कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसे आपको लिखना है, समझना है और याद करना है। धन्यवाद।